हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 जून 2024 का करंट अफेयर्स, जिसको हम लोग डेली लेके आते हैं। तो दैट इज डेली करंट अफेयर्स, डीसीए। और ये हमारी है फैकल्टी टीम। इसके अलावा ये टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम लोग इसके अलावा अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज चाहिए तो उसका भी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं हाईवे टू क्लाइमेट हेल्थ। क्लाइमेट हेल्थ के लिए हाईवे की बात करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है। अब ये फर्स्ट टॉपिक है और ये टॉपिक से ही क्लियर है कि हम इसमें क्लाइमेट चेंज की बात करने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही हो, भले ही आपने अभी पढ़ाई करना स्टार्ट किया है या पहले से पढ़ रहे हो या फिर बिल्कुल ही नए हो प्रिपरेशन जर्नी में। क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऐसा फिनोमेना है जिसको अभी हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। और ये टॉपिक का नाम है हाईवे टू क्लाइमेट हेल्थ। क्योंकि चेंज अब हेल बनता जा रहा है, नरक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हाईवे है, हाईवे मतलब बहुत तेज गति से जा रहा है। अगर हम मई की बात करें तो मई 2024 ये वार्मेस्ट में है जो आज तक रिकॉर्ड हुआ है। और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए वर्ल्ड ने बनाया था UNFCCC, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके तहत एक मीटिंग हुई थी जिसको हम COP21 बोलते हैं। ये 2015 में हुआ था पेरिस में। अब इस मीटिंग में एक बात डिसाइड किया गया कि देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था 1700 1800, इस टाइम पे वर्ल्ड का टेम्परेचर कम था, एवरेज टेम्परेचर कम था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। उसके बाद से टेम्परेचर राइज होने लगा। तो इस समय जो टेम्परेचर था एवरेज वर्ल्ड का, उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस जोड़ दो, उतना तक बढ़ जाए तो ये लिमिट एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा और नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये डिसाइड किया गया था। कब डिसाइड किया गया था? 2015 में। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? 15 के बाद से 9 इयर्स बीत चुके हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं? अगर हम लोग बात करें यूरोप का कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस करके, जो इन लोगों ने रिकॉर्ड दिया है कि लास्ट 12 मंथ में हमने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, खासकर वार्मेस्ट में ऑन रिकॉर्ड। और ईच ऑफ द लास्ट 12 मंथ हैज सेट अ न्यू वार्मिंग रिकॉर्ड फॉर द पर्टिकुलर मंथ। लास्ट 12 मंथ की बात करें तो हर 12 मंथ एक रिकॉर्ड गर्मी का ईयर बनाते हुए आया है। टेम्परेचर इंक्रीज काफी हो चुका है ना। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर लास्ट मंथ वाज 1.5 डिग्री सेल्सियस above द एस्टिमेटेड मे एवरेज फॉर द 1850-1900 प्री इंडस्ट्रियल रेफरेंस पीरियड। अगर हम 1815-1900 प्री इंडस्ट्रियल रेफरेंस पीरियड की बात करें उस टाइम पे, क्योंकि यही रेफरेंस पीरियड लिया जाता है, 1700 समथिंग 1800 समथिंग नहीं लेके। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है 1850 या 1900 तक के टाइम को प्री इंडस्ट्रियल रेफरेंस पीरियड मान रही है। तो वहां के अगर हम बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर बढ़ ही चुका है। फॉर द लास्ट 12 मंथ पीरियड फ्रॉम जून 2023 टू मई 2024, एवरेज टेम्परेचर 1.63 डिग्री बढ़ गया है, मतलब 1.5 को भी क्रॉस कर चुका है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट क्या बताती है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट जून 6 को आई थी। वो बताती है कि देखो, अभी 80% चांस है कि किसी एक कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर की बात करें, है ना, मतलब अगर हम बात करें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, तो किसी एक फुल ईयर में, कैलेंडर ईयर में, जो कि 2024 जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है, से 2021 28 के बीच में ही जो ईयर होगा, इसके 80% चांस है कि हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो एक लिमिट है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, उसको ब्रीच कर जाएंगे। ये किसी ना किसी फुल ईयर में ये पॉसिबल हो जाएगा, है ना। एक साल पहले ही WMA ने वो चांस 66% बताया था, अभी कितना बता रहा है? 80% बता रहा है। ये सारे डेटाज हैं और डेटाज बहुत जरूरी होते हैं आंसर लिखने के लिए, है ना। और आप ढूंढते रहते हो कहाँ से डेटा लाए, कहाँ से डेटा लाए, यहाँ से डेटा लो। आटा लाने के लिए आप दुकान जाते हो, डेटा लाने के लिए आप करंट अफेयर्स एनालिसिस देखो। पेरिस एग्रीमेंट में ये सारी बातें हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट में ये भी हुआ था कि हमें फाइनल जो वर्ल्ड का वार्मिंग रोकना है वो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक एक्सीड करे।
जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कितना तक बढ़ जाए, 2 डिग्री सेल्सियस तक, तब तक चलेगा। बट रोक कब तक देना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट ही जो है वो क्या है, सेफर है। 2 डिग्री से ज्यादा तो होने ही नहीं देना है। और बेस लिमिट साइंटिस्टों ने 1850 1900 को एक प्री इंडस्ट्रियल पीरियड माना। अब बात ये आती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही क्यों माना, 1.5 के अलावा कुछ और भी तो ले सकते थे। तो 1.5 अगर ब्रीच होता है तो हाई रिस्क पोज होना शुरू हो जाएगा, इकोसिस्टम वल्नरेबल हो जाएगा। डिफेंस लाइन जो है, डिफेंस लिमिट, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखा गया। जैसे जैसे इसको ब्रीच होगा ये एक रिवर्सिबल लिमिट बनता जाएगा। मतलब फिर हम जो भी हीट से, क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से रेपरकशंस होंगे, खराब इफेक्ट होंगे, नेगेटिव इफेक्ट होंगे, उसको हम लोग वापस से रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल डैमेजेस होने लगेगा, ग्रेजुअल इम्पैक्ट होने लगेगा, सी लेवल राइज होने लगेगा, हो ही रहा है। फ्लडिंग इंटेंस होने लगेगी, ड्राउट्स भी इंटेंस होंगे, फ्लडिंग भी इंटेंस होगी जहां होगी, ड्राउट्स भी इंटेंस होंगे, वाइल्ड फायर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। ऐसे इवेंट का अकरेंस और उनकी इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ जाएगा। द वर्ल्ड इज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। फॉर इंस्टेंस अ सेवरल सीवियर हीट वेव, इस साल हमने देखा ही मई में राजस्थान और दिल्ली में 50 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो रहा है, 50 डिग्री। जब से मैं देख रहा हूँ, जब से हम लोग देख रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग नहीं ही देख रहे थे। लास्ट 10 20 25 ईयर्स की बात करें तो हम लोग नहीं देख रहे थे कि इंडिया में टेम्परेचर 50 डिग्री हो रहा है, बट ये क्रॉस इस साल कर चुका। यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि कोरल ब्लीचिंग होगा। कोरल देखते हो ना आप, ओशियन के नीचे, है ना, ऐसा कोरल रीफ होता है। कोरल रीफ में जू जंथाले होते हैं। अब ब्लीचिंग से क्या होता है, ब्लीचिंग से जो इनका कलर वगैरह होता है वो चला जाता है, ये वाइट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। कोरल ब्लीचिंग मतलब कोरल रीफ मर नहीं जाते हैं, कोरल रीफ स्ट्रेस में आ जाता है। और स्ट्रेस में आना, उसके बाद से और स्ट्रेस बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना, तो कोरल डाई भी होने लगेंगे। तो कोरल बहुत ज्यादा इकोसिस्टम को, फिशेस को, मरीन डाइवर्सिटी को, मरीन लाइफ को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इससे मरीन डाइवर्सिटी वगैरह भी इम्पैक्ट होने लगेगा, लोगों का फूड, जॉब, कोस्टल डिफेंस, सारा चीज बेकार होने लगेगा। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, हम लोग इरिवर्सिबल चेंज पे हैं। देखो अभी क्लाइमेट ऐसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना, यहाँ पे एक बार आ गया तो ये नीचे चला जाएगा। ये 2 डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हो, या 1.5 के हिसाब से हम लोगों ने इसको बना रखा है। 1.5 से हम तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, और इसको बढ़ने से रोकना ही रोकना है। कैटेगरीज ऑफ टिपिंग पॉइंट्स, टिपिंग पॉइंट्स किस किस वजह से है। क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर मतलब जहां बर्फ जमा है, आइस जमा है, अगर वो पिघलने लग जाएगा तो पिघलने लग जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी से वापस आइस बनना, है ना, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात होने लगेगी, इरिवर्सिबल वाली बात होने लग जाएगी। ओशियन एटमॉस्फेयर चेंज इन वाटर टेम्परेचर, अगर ओशियन के वाटर का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर गया, है ना, तो वो भी इरिवर्सिबल वाली बात होगी। और कोरल रीफ एक बार मर गए तो फिर वो भी इरिवर्सिबल वाली ही बात हो जाएगी। Staying within the 1.5 degree Celsius threshold. To remain within the 1.5 degree Celsius warming threshold, a combination of significant global effort and policies required. ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करो। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहिए। कार्बन प्राइसिंग, अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करता है इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उस पर कार्बन टैक्स लगाना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, कार्बन प्राइसिंग। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, रीफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने का। अफॉरेस्टेशन, है ना, जहां पे पेड़ नहीं है वहां पे फॉरेस्ट लगाओ, जहां पे पेड़ पहले था वहां पे भी लगाओ। एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो, जिसमें वाटर वगैरह कम रिक्वायर्ड हो, मीथेन इमिशन ज्यादा नहीं हो। जैसे राइस में बहुत ज्यादा मीथेन इमिशन होता है, आप लोग बहुत ज्यादा भात खाते हो ना, वो राइस से मीथेन का इमिशन बहुत ज्यादा होता है। सर्कुलर इकोनॉमी, साइकिलिंग ऑफ वेस्ट होता जाए। प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन के कैप्चर करो, और कैप्चर करके क्या करो, स्टोर करो। क्लीन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, investment in research and development of new technology that can help reduce emission, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में न्यू टेक्नोलॉजी करो जिससे कि इमिशंस कम होते जाए। इनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाओ। अब ग्लोबल एग्रीमेंट क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट लाइक पेरिस एग्रीमेंट एंड इंश्योर कंट्रीज मीट देयर रिक्वायरमेंट।
क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एफर्ट। क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ावा दो, एडाप्ट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट, क्लाइमेट इम्पैक्ट को एडाप्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाते आना है दैट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड राइजिंग सी लेवल। सी लेवल्स राइज हो तब भी उसको ये लोग क्या करें, विथस्टैंड करें। डिजास्टर के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहने की हमेशा जरूरत है। एड्रेसिंग अनयूजुअल वेदर, अनयूजुअल वेदर तो आएगा, 2023 में अल नीनो आया, तो उसके लिए क्या चाहिए, आप क्लाइमेट को मॉनिटर और प्रिडिक्ट अच्छे से करो। फोरकास्टिंग जो होता है, क्लाइमेट फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग को आप इम्प्रूव करो। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो जिससे कि ऐसे एक्सट्रीम इवेंट से निपटा जा सके। एडेप्टेशन मेजर्स, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज गवर्नमेंट्स लेके आए, कम्युनिटी को प्रिपेयर करने की जरूरत है ना। ये सब स्ट्रेटजीज अगर हम लेंगे, मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजी लेने की जरूरत है, तो जाके हम 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग और जो उसका थ्रेशोल्ड है और उससे जो एडवर्स इफेक्ट आएगा उसको क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर पाएंगे। अदरवाइज ये काफी मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम है बट ये विटनेस किया जा रहा है। वाई चाइना प्रूविंग द फार साइड ऑफ द मून, चाइना क्यों प्रूव कर रहा है मून के फार साइड को। फार साइड एक मून का साइड है जो अर्थ से आप हमेशा देख पाते हो, समझ पाते हो, है ना। अर्थ के साइड साइड रहता है, दूसरा फार साइड है जो अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ है, और हमेशा ही वो क्या रहता है, फार साइड ही रहता है ना। हमेशा ही वो अर्थ से फार साइड ही रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार साइड ऑफ द मून। ठीक है। दिस आर्टिकल डिस्कसेस चाइना's ongoing Chang'e 6 mission which aims to collect lunar sample from the far side of the moon and return them to earth। मतलब अगर हम इसको अर्थ बोले, इसको मून बोले, इसको फार साइड बोले, जो साइड अर्थ से दिखाई नहीं देता, तो वहां से सैंपल्स लेके आएगा कौन, चाइना का मिशन चांगी 6, और लेके आ भी रहा है। द मिशन इज पार्ट ऑफ चाइनाज ब्रॉडर लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम नोन एज चांगीज मिशन। चाइना ने चाइनीज मिशन कब से स्टार्ट कर दिया था, 2007 से स्टार्ट कर दिया था, है ना। और हम जून 4 की बात करें तो एक चाइना के स्मॉल स्पेसक्राफ्ट ये सैंपल वैम्पल लेके और ऑर्बिटर में चला गया, ऑर्बिटर में चला गया है। द स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड द सैंपल्स टू कैप्सूल ऑन द रिटर्नर। तो चाइना ने जो भी सिस्टम बनाया है, यहाँ से सैंपल लेके स्पेस क्राफ्ट में जाना, ऑर्बिटर में जाना, है ना, वहां तक रिटर्न हो चुका है, और वहां से वो अर्थ की जर्नी कवर करेगा, मतलब चाइना वापस आएगा 2 वीक में। साइंटिस्ट विल सून हैव एक्सेस टू मून सॉइल एंड रॉक्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। साइंटिस्ट को जल्दी ही मून सॉइल का एक्सेस होगा और फार साइड ऑफ द रॉक्स का एक्सेस होगा। दिस इज पार्ट ऑफ चाइनाज एम्बिशन एंड ऑनगोइंग चाइना चैंग 6 मिशन। तो फार साइड ऑफ द मून जो है उसकी मिट्टी, उसकी मिट्टी का एक्सेस होगा किसको, साइंटिस्ट को होगा। चाइना ने ऐसे चांगीज करके बहुत सारे मिशन चलाए, चांगी 1, चांगी 2, चांगी 3, चेंगी 5, चेंगी 6, चेंगी 5 भी इन लोगों ने चलाया था जो 2020 में चलाया था। डिप्लोड अ लैंडर ऑन द मून्स नियर साइड, लैंडर इसमें भी मून्स नियर साइड में भेजा था, और यहाँ पे कहाँ भेजा है, 6 में फार साइड में भेजा है। तो ये एक बहुत अपोजिट वाला प्रोग्राम है। चाइना अपना नाम चांगी चांगी क्यों रखता है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून चाइनीज में चांगी नाम है। प्रोग्राम कौन लॉन्च करता है, चाइना का जो एक एजेंसी है चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वही लॉन्च करती है चाइना का लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। और चांगी 1 कब लॉन्च किया था इन लोगों ने, 2007 में लॉन्च किया था। अब बात आ रही है कि फार साइड ऑफ द मून ही क्यों, फार साइड ऑफ द मून क्यों किया जा रहा है। द मून इज टाइडली लॉक्ड टू द अर्थ, मीनिंग द सेम लूनर हेमिस्फीयर ऑलवेज फेस द अर्थ while the other hemisphere always face away। अब ये सब चीजें प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। अर्थ ये है, मून ये है, तो ये हो गया फार साइड, ये हो गया फार साइड। हमेशा फार साइड ऐसे ही रहेगा, हमेशा फार साइड जो होगा अर्थ से अपोजिट साइड में ही रहता है, तो इसको बोलेंगे टाइडल लॉकिंग। हमेशा नियर साइड जो रहेगा वो अलग रहेगा, फार साइड अलग रहेगा, इसी को बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। द फार साइड हैज रॉकी टेरेन, जो फार साइड है उस पर रॉकी टेरेन है, स्मूथ प्लेन वहां पे कम है, कम्युनिकेशन वहां पे अर्थ से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, हो ही नहीं पाएगा। तो एक रिले स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो यहाँ से
क्या करे, कम्युनिकेट करे, इसको क्या बोल सकते हैं, रिले स्पेसक्राफ्ट बोल सकते हैं। पोटेंशियल फॉर टेलीस्कोप, क्योंकि यहाँ से फार साइड से बाकी जो पूरा गैलेक्सी है ना, पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, वो ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के लिए, टेलीस्कोप के लिए बहुत अच्छा जगह है। और टेलीस्कोप के लिए यहाँ पे इंडिया की जो इसरो है, और इसरो के अलावा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बेंगलुरु में, दोनों डेवलप कर रहे हैं एक डिवाइस जिसका नाम है प्रत्यूष। तो प्रत्यूष ध्यान रखना, ये भी प्रीलिम्स के लिए काफी यूजफुल है। साइंटिफिक इंसाइट, the sample from the far side is expected to provide valuable information for moon composition, उससे moon का composition पता चलेगा। Scientists believe the asymmetry between the lunar hemisphere may be due to heat released by the earth during the moon's formation and thermochemical characteristic near the moon surface। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि asymmetry जो है between the lunar hemisphere may be due to heat released by the earth। जो जो असिमेट्री है दो हेमिस्फीयर में मून के, है ना, जो फार साइड है और जो नियर साइड है, वो अर्थ के हीट रिलीज करने की वजह से है। अर्थ का जो फॉर्मेशन वगैरह हुआ था, हीट रिलीज करने से नियर साइड वाला प्लेन वगैरह हो गया, और फार साइड वाला जो हो गया वो रॉकी टेरेन्स और वैसा डिफरेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये फार साइड वाले सैंपल से हमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्लेनेटरी बॉडीज के फॉर्मेशन में, उसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें जानने के लिए मिलेगा। तो आई होप आपको चांगीज के बारे में इंफॉर्मेशन सारा समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट हम चलते हैं, थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, ये हमारा सोशल जस्टिस में काम करेगा डायरेक्टली। सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 में काम करेगा, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। The article discusses the collaborative effort between the Health Ministry and the Insurance Regulatory and Development Authority of India। हेल्थ मिनिस्ट्री और दूसरा एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को। इंश्योरेंस पूरे इंडिया में के मार्केट को रेगुलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, IRDAI। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और IRDAI मिलके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म का नाम होगा नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। देखो, हेल्थ में क्या क्या चीजें इंडिया में है, वो चीजें समझने की जरूरत है। हेल्थ जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हेल्थ अगर अच्छी है तो ही इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड काम का हो सकता है। आपका ही हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो क्या आप पढ़ाई अच्छा कर पाओगे, क्या नहीं। और हेल्थ खराब होगा, और खासकर हेल्थ में आजकल कॉस्ट भी काफी ज्यादा लग रहा है, तो लोग गरीब भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। गरीबी के रेखा के नीचे फटाफट एक बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे स्लिप हो जाएंगे। इंडिया में जो भी हेल्थ पे खर्चा होता है, 2/3 जो खर्चा होता है लोगों के पॉकेट से खुद होता है। खुद ही अपने पॉकेट से उनको खर्चा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। बाकी जगह क्या होता है, बाकी जगह गवर्नमेंट खर्चा कर रही होती है, गवर्नमेंट जहाँ अच्छे से हेल्थ केयर पर फोकस की है, या आप इंश्योरेंस करा के रखे हो, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपने कराया है, उससे फायदा यह है कि अगर आप बीमार आप पड़ो तो पैसा कौन देती है, इंश्योरेंस कंपनी भरती है, उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, उसका हर महीना या हर साल आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, एक अमाउंट पे करना पड़ता है, जिससे आपका हेल्थ इंश्योर रहता है। सपोज आप साल के 10,000 रुपए भरते हो, है ना, तो एक साल में अगर 5 लाख तक का आपका हेल्थ का कॉस्ट आता है, तो उससे क्या रहेगा, वो इंश्योर रहेगा कुछ इस तरह से, 5 लाख या 10 लाख तक का। तो इसको क्या बोलते हैं, ये 10,000 जो आप भरते हो, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलता है। तो इंडिया में अब लोग थोड़े जागरूक होते गए हैं और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज बहुत ज्यादा है ना। आप देखोगे कि बहुत सारा मैक्स बूपा हो गया, ठीक है, LIC हो गया, बहुत सारी कंपनी जो है जो इंश्योरेंस बेचती हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच रही हैं, ठीक है। ICICI भी हो गया, HDFC, बहुत सारी कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस सेल आउट कर रही हैं। पॉलिसी बाजार पे जाके आप कंपेयर करोगे, सबके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े से अलग होने लग गए हैं, सब में पेपर वर्क थोड़ा थोड़ा अलग होने लग गया है, ठीक है। उसके बाद से अगर कोई बीमार पड़ता है, तो बीमार होने के बाद क्या होगा, बीमार होने के बाद अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आप हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि आपने क्लेम किया कि मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस था, और वो हेल्थ इंश्योरेंस था बट आपको पैसे ही नहीं मिल रहा है, तो क्लेम कई बार रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो कस्टमर को लेके, क्लाइंट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है।
तो ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करने की जरूरत है। ये जो एजेंसी ये लोग बना रहे हैं, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, नाम ही है क्लेम, तो हेल्थ से रिलेटेड जो क्लेम है उसमें हेल्प करेगी नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस जो है पेशेंट का, उसको रिड्यूस कराने का काम करेगी। गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी को, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम को, सबको एक साथ लाने का काम यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। अब ये नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज कैसे काम करेगा, ये NHCX, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये गेटवे फॉर एक्सचेंजिंग क्लेम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा। क्लेम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है स्टेक होल्डर्स के बीच, इसके लिए ये क्या होगा, गेटवे होगा। इंटर ऑपरेबल होगा, है ना। इंटर ऑपरेबल मतलब बहुत सारे अलग अलग जो भी कंपनीज होंगी वो सब इस पे अपना रजिस्टर करा पाएंगे। एक सेंट्रलाइज्ड हब होगा फॉर ऑल हेल्थ क्लेम। ऑल हेल्थ क्लेम के लिए सेंट्रलाइज्ड हब होगा, जिससे कि RDAI वगैरह भी ट्रैक कर सकती हैं। हॉस्पिटल पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम रहेगा। अब मान लीजिए हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल भी अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी से टाई अप करके बैठा है, तो उसको कभी पैसा किसी से लेना है, कभी किसी से लेना है, कभी किसी से लेना है। ये बन जाने के बाद से वो सीधे एक जगह लॉगिन करेगा और सेंट्रलाइज उसके पास पैसे आ जाएंगे। पेपरलेस होगा, मतलब पेपर का यूज और कम हो जाएगा और सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सबकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, हॉस्पिटल की भी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। इन जो इंश्योरर्स है, जैसे आप इंश्योरर्स हो गए तो आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी पॉलिसी होल्डर एंड पेशेंट के लिए। द इंटीग्रेशन विथ will NHCX will benefit policy holder and patient by streamlining health claim processing and reduce out of pocket expenditure। इंश्योरर जो है, इंश्योरर मतलब हेल्थ इंश्योर करने के लिए जो कंपनीज है, उनका भी फायदा है। हॉस्पिटल्स को भी बेनिफिट होगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा। इंश्योरेंस फॉर ऑल, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 के लिए। करंट स्टेटस क्या है, 12 इंश्योरेंस कंपनीज एंड वन थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन have completed the integration with NHCX। NHCX represent a significant step toward modernizing the healthcare and insurance sector in India, ensuring efficient, transparent, accessible healthcare services for कैशलेस क्लेम्स होंगे, उसका टाइमलाइन फिक्स कर दिया जाएगा। द इंश्योरेंस अथॉरिटी हैज मैंडेटेड दैट ऑल कैशलेस क्लेम्स मस्ट बी प्रोसेस्ड विद इन 3 hours ऑफ रिसीविंग डिस्चार्ज ऑथराइजेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल। जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाए, है ना, 3 घंटे के अंदर कैशलेस सारा क्लेम मैनेज हो जाना चाहिए। Implementation of deadline, insurance provider must have system and process in place to facilitate this directive। इंश्योरेंस प्रोवाइडर को ये डायरेक्टिव फुलफिल कराना होगा, कब से, 31 जुलाई से। अदर इंसेंटिव्स ऑन ऑफर, अदर इंसेंटिव क्या है, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम to promote the adoption of digital health transaction and the digitization of patent health sector, financial incentives are provided। Incentive amount for each insurance claim transaction through NHCX, hospital receive financial incentive of 500 per claim और 10% of the claim amount whichever is lower। तो इंसेंटिव अमाउंट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे फिक्स करने की बात की जा रही है ना। तो ये सारा इंसेंटिव होगा। पर्पस ऑफ NHCX, पर्पस, मेन पर्पस ये है कि लोगों का आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो। हॉस्पिटलाइजेशन का डेटा है, देखो प्राइवेट इंश्योरेंस जहां भी होता है तो 1 लाख पर्सन में 54.4 जो पर्सन है वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। प्राइवेट अगर परचेज वो करके रखते हैं, जहां गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है जैसे आयुष्मान भारत वगैरह, वहाँ अर्बन एरियाज में 1 लाख में 60.4 केसेस ऐसे आते हैं जो कि लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। रूरल एरियाज में 73.5 केसेस में लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो ये थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन का डेटा है, बहुत जरूरी डेटा ये, खास नहीं है। बेनिफिट ऑफ NHCX, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, क्लेम्स का, डॉक्यूमेंट्स का, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, सब कुछ एक मैनेज तरीके से होने लगेगा। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, किसका हेल्थ क्लेम एक्सेप्ट हो रहा है, किसका हेल्थ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। डेटा रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज का मतलब आप समझते हो ना, सब कोई एक ही चीज फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में पिज्जा खाते हो, डोमिनोज में आपको अच्छा लगता है, आप मुंबई में खाते हो तो वही टेस्ट मिलता है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज है।
तो वैसे ही जहाँ भी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस से आप कंपनी से आप खरीद रहे हो, है ना, जो भी फॉर्म का एप्लीकेशन का हर चीज का प्रोसेस हो वो क्या हो, स्टैंडर्डाइज हो। हाँ, उनका कॉस्टिंग अलग अलग होगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, एक जैसी होंगी, स्टैंडर्डाइज होगा। चैलेंजेस इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड NHCX इम्प्लीमेंटेशन। क्या चैलेंज है? रिलेशनशिप बिटवीन हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी देखना पड़ेगा। प्राइमरी हर्डल लाइज इन इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप। डिजिटाइजेशन रिक्वायर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम बोथ पार्टी। डिजिटाइजेशन करना होगा। डिस्चार्ज डिले, कई बार डिस्चार्ज में डिले होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है। एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा चैलेंज जरूर होगा, बट वंस इम्प्लीमेंटेड ये काफी अच्छा काम करेगा। डेटा सिक्योरिटी, जो भी पेशेंट है उनकी डेटा। ongoing benefit, the NHCX stand as an ongoing benefit for all involved, facilitating a smoother operation within the healthcare space and improving the overall efficiency of health insurance. Addressing this challenge will be crucial. तो अगर हम ये सारा चैलेंज फुलफिल कराते हैं तो NHCX is going to be a game changer. ये गेम चेंजर जैसा काम करेगा और सबका बर्डन ये कम करेगा, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।